नमस्कार दोस्तों। हमने आपसे एक बात बताई थी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बुरी गर्त में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बादी की दौर में है। आपसे लाखों करोड़ रुपया हर महीना टैक्स के नाम पर वसूला जा रहा है, जिससे कि उसकी भरपाई की जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमें कच्चा तेल जो है सस्ती दरों पर मिल रहा है, बावजूद इसके भारत के लोगों को महंगी दरों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहा है। वहीं अदानी अंबानी को उसमें डबल का फायदा हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। कोयले की स्थिति यह है कि भारत में पैदा होने वाला जो कोयला है, कोल इंडिया का, वो जो कोयला आपको 400 रुपए में या 4000 रुपए में मिलता है, उसे अदानी के पास है। वो अदानी जो है आपको 40,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि कौन सा खेल चल रहा है। ये सरकार किसके लिए खेल रही है, क्यों खेल रही है? क्योंकि शायद उसे इनके लिए करना है। देश के खजाने को मैं बार बार कहता आया हूं कि किस तरीके से लुटाया गया है, बर्बाद किया गया है। एक तरफ तो गरीब आदमी को थोड़ी सी सुविधाएं दे देने को रेवड़ी कहते हैं, मगर दूसरी तरफ अदानी अंबानी इसका 12-12 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर देते हैं और कहते हैं कि सब ये तो कुछ है ही नहीं, उस पर चर्चा भी नहीं, वो तो हम बैंकों की बुक साफ कर रहे हैं। तो सब ऐसे तो पूरी बैंक ही साफ कर दीजिए, कोई बात ही नहीं रहेगी। तो आज ये हालात है, और जब ये हालात हो तो सोचना पड़ता है। आपसे चर्चा का जरूर ही आज यही है कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। कच्चे तेल की अब कीमतें फिर से एक बार बढ़ेंगी, और जब बढ़ेंगी तो जब सस्ती हुई तो आपको फायदा नहीं मिला, तो बढ़ने पे तो नहीं मिलेगा। भारत जो रूस से 1% तेल का कारोबार करता था, वो अब उससे 20% कर रहा है। और इतना सस्ता कच्चा तेल मिलने के बाद, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी सस्ता हुआ, इन सब का फायदा कहीं पे भी जनता को नहीं दिया गया। विदेशी दूसरे जो बाजार हैं कच्चे तेल के, वो नाराज हैं भारत से, क्योंकि उसने रूस से जो तेल खरीदा है उसके कारण जो नुकसान हुआ है। पुतिन भले ही आपकी प्रशंसा करे, लेकिन वास्तव में दुनिया में आप अपनी छवि, अपनी सारी चीजें खो रहे हैं। हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, जो हमारा व्यापार घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब इन सब हालात में हो तो आप सोचिए कैसे करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार घटने का मतलब है कि आने वाले वक्त में जो हमें तमाम सारी चीजों के पेमेंट करने हैं, वो पेमेंट के हमारे लिए पैसा नहीं होगा, और वो दशा लगातार बनती आ रही है। पिछले एक साल में 125 अरब डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। अब हम 524 बिलियन डॉलर पे आ गए। ये वही है जहां एक समय में हम कहते थे लबालब भरा हुआ है। अभी हमारी देनदारियां तमाम सारी आने वाली है, और वो देनदारियां आने के बाद में स्थितियां और विकट हो जाएंगी। जनता की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, नौकरियां दी नहीं जा पा रही है, और इन सब हालात में हो तब फिर सोचना पड़ता है कि आप कहां से क्या कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल सही है, हम भी इस बात से सहमत हैं। वो कहते हैं कि लोगों को हमें एकजुट करते रहना होगा कि कोई भी चीज आती है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले, मानने से पहले वेरीफाई करें। बिल्कुल करें, करना चाहिए, लेकिन आप ही तो हैं
जिन्होंने फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रखी है। आप ही तो हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है। आप ही तो हैं जिन्होंने नफरत का कारखाना खोल रखा है। और यही वजह है कि फेक न्यूज के जरिए किस तरीके से नफरत फैलाई गई है, किस तरीके से लोगों को बर्बाद किया गया है। देश के हालात सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार सुधारना चाहती ही नहीं। हर चुनाव नफरत के बूते लड़ने की कोशिश होती है, और पहले उम्मीद करते थे कि शायद कोई और कुछ बदलने आएगा। आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम राजनीति बदलने आए। आज वो भी उस नफरत की फैक्ट्री में कूद चुकी है। वो भी नफरत फैलाने की बातें करने लगी है। और जो आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर के मामले में हम लोग सोचते थे कि शायद उस आदमी में थोड़ी सी काबिलियत होगी, शायद थोड़ा सा अंधविश्वास कम होगा, लेकिन उसकी स्थिति तो और भी बद से बदतर है। कट्टर कट्टर कह के वो तो सचमुच कट्टर हो। और कट्टरता चाहे कैसी भी हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, यानी दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी, कोई भी अच्छी नहीं, मध्यम वर्गीय भी नहीं अच्छी। कट्टरता कोई भी अच्छी नहीं होती। लेकिन यह करके वो कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। कभी नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो छापने की बात करता है, तो कभी कोई कहता है कि हाँ उस पर आरती भी छाप देगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बड़े बदलाव आ रहे हैं। मार्क जो है ने जिस तरीके से वो खरीद लिया है एलन मस्क ने ट्विटर को, और उसके बाद में फैसला लिया भारतवंशी जो उसके ट्विटर के सीईओ थे उन्हें हटा दिया, एक और थी उनको हटा दिया, उसके अलावा हटाया, और भी बहुत सारे लोगों पे अभी तलवार चली है। एक तरफ दुनिया में, भारत में सब जगह बेरोजगारी की स्थिति बन रही है, दूसरी तरफ नौकरियां छीनी जा रही हैं, ये चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में फेक न्यूज फैलाई जाती रही, वो है फेसबुक। और फेसबुक के शेयर जो है चंद ही देर में 19% गिर गए। आप समझिए, एक साल पहले इसी फेसबुक के शेयर 26% गिरे थे, और ये गिरने का क्रम लगातार जारी है उनका। क्यों है? क्योंकि उन्होंने दक्षिण पंथियों के साथ मिल करके, जब से जुकरबर्ग ने सोचा कि हम इसको कुछ अलग सा कर लेंगे, और जब से नरेंद्र मोदी के वहां पर कदम पड़े हैं फेसबुक के कार्यालय, तब से फेसबुक बर्बादी की ही तरफ जा रहा है। लगातार उसका गिरावट की तरफ है, उसकी इकोनॉमी गिर रही है। 2020 में जो जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति थे, आज वो कहीं पर स्थान नहीं बना पा रहे हैं। तो यह स्थिति है। और इन सब स्थितियों के पीछे वजह क्या है कि नफरत का जब खेल चलेगा तो इसी तरह होता है। और नफरत के खेल में झूठ बोलने का एक बड़ा क्रम चल पड़ा है। और फेक न्यूज की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो फेक न्यूज की बात से शुरू करता हूं। नेहरू जी ने कश्मीर को भारत में मिलाने के समझौते पर जो सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उन सारी चीजों को लेकर के समझने वाला है। उन्होंने जो साइन किए थे उसको लेकर के झूठ फैलाया जा रहा है। और वो झूठ फैलाने वाला कौन है? किरण रिजिजू, जो देश का कानून मंत्री है, तथ्यों से गुमराह करता है, तथ्यों से झूठ बोलता है, जबकि उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। उन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि वो जो कह रहे हैं वो 100% झूठ कह रहे हैं। और किस तरीके से नेहरू को बदनाम करने के लिए वो किसी भी स्थिति में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि कितना गंदा सोचने की नीयत है। आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं, बना सकते नहीं, जोड़ने का काम कर नहीं सकते हैं, तो यही करेंगे। और जब ये चल रहा हो तो आप समझिए कि किस तरीके से
तो आए दिन इस तरह के खेल जब चल रहे हो तो निश्चित रूप से लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पत्रकारिता को लेकर के बात करते हैं, पत्रकारिता से उम्मीद करते हैं कि एक श्रेष्ठ वो करें, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई। पत्रकारिता के पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी को उनके जन्मदिन था, हम उन्हें नमन करते हुए ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, किस तरीके से गणेश शंकर विद्यार्थी ने देश को नफरत से, कानपुर को नफरत से बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को नफरत से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया था। युवा थे और साथ साथ देश के आजादी के आंदोलन के लिए वो कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन उन्होंने जीवन की परवाह किए बिना समाज को बचाने का बीड़ा उठाया था। यही होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। क्यों? नफरत के कारण। जो सूफिया से कश्मीरी पंडित भारी संकटों के बावजूद 32 साल से डटे हुए थे, नहीं हिल रहे थे, आज उनके 2 दर्जन परिवार छोड़ करके घाटी दूसरी जगह चले गए, शरणार्थी बन गए। आप समझिए, जो लोग बचा रहे थे, लड़ रहे थे, इस नफरत से लड़ रहे थे, उनको इस दौर में निकलना पड़ा जब 370 और दूसरे के नाम पर हम उनको किस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं। तो जब देश दुनिया सबको हम मूर्ख बनाने को चल पड़े हो, तब उस स्थिति में आप क्या बात करें। और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से चिंता। एक तरफ देश आर्थिक मंदी और घाटे से बर्बाद हो रहा है, कारोबार लगातार चरमरा रहा है और किस तरीके से पूरी हालत बिगड़ी हुई है। और उस स्थिति में हमारी सरकार नफरत के बीज बोने के लिए फेक न्यूज का ही सहारा लेती, और प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं कि फेक न्यूज से। तो पहले तो आप अपनी आत्मसमीक्षा कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। यदि आपको सीखना है तो अब आप राहुल गांधी की क्लास में जाइए, वहां से सीखिए कि कैसे नफरत को रोका जाए, कैसे दूसरी चीजों को रोका जाए। देश जब बर्बादी में जा रहा हो, बेरोजगारी में जा रहा हो, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप ये सोचिए। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकारों में बिल्कुल चरम पर है। कोई काम बगैर पैसे के होता नहीं। और जब ये हालत हो तो फिर कांग्रेस की याद आती है कि कम से कम मेरिट पे चीजें डिसाइड होती। आज रिश्वत से डिसाइड होती। तो भाजपा के नेता बगैर रिश्वत लिए, घूस लिए कोई काम शुरू नहीं करते। और धर्म के नाम पर भी कैसे खेल होता है, इसका उदाहरण हमने अयोध्या में भी देखा, और अयोध्या के बाद आज हिमाचल में भी देख रहे हैं। वहां आस्था के नाम पर महा घोटाला हो रहा है। 14 करोड़ के टेंडर को प्रदेश सरकार ने 36 करोड़ का कर दिया। क्यों? भ्रष्टों को फायदा लेना था। हिमाचल पुलिस में भर्ती के लिए पद निकले तो वहां 5 से लेके 10 लाख रुपए तक की जो है पूरी रिश्वतखोरी चली, सौदेबाजी चली, और एग्जाम के पेपर लीक किए गए। वो सब किसी से छिपा नहीं। और ये केवल वहां नहीं है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, कहीं पर भी हो, तो यह स्थिति खड़ी है। तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है, नोट की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, और स्थिति यह है कि रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। और जहां रोजगार के लिए जगह निकलती हैं, वहां कहीं पेपर लीक होते हैं, कहीं दूसरे भ्रष्टाचार होते हैं, कहीं दूसरी डीलिंग होती है। तो यह स्थिति चल रही है। और जब यह स्थिति चल रही हो तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वही विषय है कि आप क्या अत्याचार कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप समझिए। तो लोग इन चीजों के लिए जहां जहां से यात्रा निकल रही है, लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं,
उनको लेके संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप बर्बाद करने पे। दिल्ली में स्थिति क्या है? दिल्ली में भी जो केंद्र की राजधानी है राज्य, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वहां छोटे व्यापार लगभग नष्ट होने आ गए हैं। किसानों की स्थिति आसपास के, आप दिल्ली और एनसीआर के, आप किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है, और फिर भी झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। और जब झूठ बोला जा रहा हो तो उस स्थिति में आता है कि आप आखिर क्या दिखाना चाह रहे हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वहां सब कुछ गिर रहा है। तो ये है, और जब सब कुछ गिर रहा हो, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई हो, तो इन सब स्थिति, तो आखिर इनका भुगतान करेगा कौन? 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड की अपनी एक रैली के भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद इस पर गर्मा गर्म बहस जारी है। लेकिन आखिर रेवड़ी है क्या? और क्या चुनाव आयोग, जिसने हर राजनीतिक दल से इस पर उनका वक्तव्य मांगा है, उनका मत मांगा है, उनका अधिकार क्षेत्र में यह आता है? हमारा अपना मानना है, जो हमने विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को दी है और अपनी बात मुखर तरीके से रखी है, हमारा पुरजोर मानना है कि कुछ चीजें लोकतंत्र में जनता के विवेक पर, उनके मत पर छोड़ देनी चाहिए। चुनाव हराकर वो राजनीतिक दलों को दंडित करते हैं और जिताकर उनको पुरस्कृत करते हैं। यह भी सच है कि ये कौन डिसाइड करेगा आखिर रेवड़ी क्या है? क्या अमीरों का कर्जा माफी या कॉर्पोरेट टैक्स कट करना रेवड़ी है या अशर्फी है? और क्या गरीब जनता जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, कम आय से जूझ रही है, उसका सहयोग करना, जो कि एक कर्तव्य होता है सरकार का, ये रेवड़ी है या सहयोग है? मुद्दा लबो लबाब यही है। सच ये भी है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मनरेगा की, सूचना के अधिकार की, शिक्षा के अधिकार की और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करी थी और हमने वो सारी बातें करके दिखाई। मोदी जी ने तो बड़े बड़े जुमले की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख हर अकाउंट में, हर सर पर पक्के घर की छत। उन्होंने तो 2022 तक किसानों की आय भी दुगनी की बात करने की बात करी थी। 2022 तक तो इकोनॉमी भी $5 ट्रिलियन की हो जानी थी। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए सहयोग और सहायता करना रेवड़ी कभी नहीं हो सकता है। यह सरकार का कर्तव्य होता है। हमारा अपना मानना है कि अधिकार क्षेत्र जो चुनाव आयोग का है, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तक सीमित रखना चाहिए और जिस तरह से ब्लेटेंट तरीके से उनके नियमों और उनके कानूनों का उल्लंघन होता है, उसको सर्वथा वर्जित करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी के द्वारा। हमारा अपना यह भी मानना है कि गरीब जनता के लिए काम करना रेवड़ी कभी नहीं हो सकता। यह नैतिकता है और नैतिक दिवालियापन उन लोगों का है जो इसको रेवड़ी मानकर इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं। इनका भुगतान आप करेंगे, आपके बच्चे करेंगे, आपका परिवार करेगा, क्योंकि ये देश, इतनी बड़ी आबादी हो गई है बेरोजगारों की, इतनी बड़ी आबादी हो गई है बेगारों की, और इतनी बड़ी आबादी हो गई है भुखमरों की, कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सरकार के पास पैसा है नहीं, जो पैसा है वो नफरत पर खर्च हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यालय बनाने पर खर्च हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की नफरत की राजनीति पर खर्च हो रहा है, विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। और जब ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से मुफ्त के भारत जोड़ो को ही समर्थन करने की स्थिति बनती है, क्योंकि यदि हम आज नहीं जोड़ेंगे, आज नहीं बचाएंगे, तो कल हम सब बर्बाद हो जाएंगे, सबके, हमारे आप सबके घर जलेंगे। इसलिए सोचना हमें है, आपको है, कि बर्बादी से कैसे बचाया जाए देश को, समाज को, परिवार को और हम सबको, हमारी सोच को। इसलिए झूठ से नाता तोड़ो, नफरत से नाता तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।